पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बरबट्टी की खेती करके कमाए अच्छी आय। रजनीगंधा की खेती करके कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। सब्जियों में बरबट्टी का प्रमुख स्थान है और बाजार में इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। और बरबट्टी की खासियत यह है कि इसे हर मौसम में उगाई जा सकता है। इसके अलावा इसकी खेती से भूमि का उपजाऊपन भी बढ़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आप गर्मी के मौसम में बरबट्टी की खेती करना चाहते हैं तो इसकी समस्त जानकारी के लिए आपकी मुलाकात करवाते हैं विषय विशेषज्ञ विवेक गुमास्त से। किसान भाइयों, आज हम जो ग्रीष्मकालीन बरबट्टी की फसल है, बरबट्टी जो है, इसके विषय में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। और इसमें जो हम किस्मों का चयन करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अच्छी किस्म का चयन करें, उन्नत किस्मों का चयन करें। तो इसमें जो अच्छी किस्म है, एक तो पूसा फाल्गुनी एक अच्छी किस्म है किसान भाइयों। इसके अलावा पूसा बरसाती एक अच्छी किस्म है जो कि नई दिल्ली से इसका निकाली गई है ये किस्म। इसके अलावा एक किस्म और बता रहा हूँ, पूसा दो फसली। इसका नाम ही देखिए, दो फसली है, मतलब आप इसको बारिश में भी लगा सकते हैं और गर्मियों में भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। इसमें अच्छी हरी और लंबी साइज़ की जो होती है फलियाँ निकलती हैं। ये 60 से लेकर 90 दिन की फसल होती है। तो आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके गर्मी के मौसम में बरबट्टी की खेती कर सकते हैं। लेकिन फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि का चयन और तैयारी करते हुए खाद और उर्वरकों की संतुलित मात्रा का उपयोग करना जरूरी होता है। इसलिए इन कार्यों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। और मैं मैं आपको जानकारी दूंगा भूमि की। भूमि का चयन, भूमि का चयन हम किस प्रकार से करें। तो किसान भाइयों, भूमि का चयन, हमारी भूमि ऐसी होनी चाहिए जो कि उचित जल निकास वाली भूमि हो, जिसमें जीवांश की मात्रा अच्छी हो। इस प्रकार की भूमि का चयन हमको करना चाहिए। दोमट मिट्टी हो, दोमट प्रकार की, सैंडी लोमी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, इस प्रकार की मिट्टी हो जिसमें पानी ना भरे। इसके बाद हम बात करते हैं किसान भाइयों भूमि की तैयारी की। तो हमें अच्छे से खेत को तैयार करना है कल्टीवेटर से 2 से 3 बार, जिसको हम कहते हैं बखरना, खेत को 2 से 3 बार हम उसकी आड़ी जुताई करते हैं। इसके बाद हम उसमें पाटा लगा करके उसको समतल कर लेते हैं, भुरभुरा कर लेते हैं, जिसमें कि हम आसानी से बोनी कर सकें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि उर्वरक तो हम जब शुरू में हम डालेंगे 20 से 25 टन गोबर की अच्छी पकी हुई खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। आप गोबर की पकी हुई खाद FYM डाल सकते हैं, जो फार्म यार्ड मैन्योर जिसको कहते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। बरबट्टी की जो फसल है उसमें नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है, तो इसमें यूरिया तो कम ही डलेगा, नाइट्रोजन हम कम देंगे। तो 10 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर डलती है। 70 किलोग्राम के आसपास आप इसमें SSP राकोड़िया खाद जो इसको कहते हैं SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट आप डाल सकते हैं। 50 से 70 किलोग्राम आप पोटाश की खाद डालते हैं।
डालते हैं। नाइट्रोजन बस हम कम डालेंगे, 20 से 25 किलोग्राम हम डालते हैं। इसके अलावा आप सल्फर डालना चाहे तो आप सल्फर भी डाल सकते हैं 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मान से दर से। इनमें से नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुवाई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए और शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा को बुवाई के 40 से 45 दिन बाद प्रयोग करने से आने वाले समय में बरबट्टी की फसल से अधिक उत्पादन मिलेगा। इसके बाद मैं किसान भाइयों बीज की मैं आपको बताऊंगा मात्रा। बीज जो है इसका 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है इसको। और बीज जब हम ले लेते हैं तो उसको उपचार करने के लिए हम फफूंदी नाशक दवा जो कि थायरम हो सकती है, जो कि बेवेस्टीन हो सकती है, आप इन दवा का चयन कर सकते हैं। और इसकी मात्रा 2 से 2.5 ग्राम दवा हम इसका 2 से 2.5 ग्राम दवा को हम बीज के ऊपर हम मिला देते हैं। क्योंकि ये दलहनी फसल है तो इसमें इसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो कि वायुमंडल में 78% जो नाइट्रोजन होती है उसको ये फिक्स कर लेते हैं, उसको ये स्थिरीकरण कर लेते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए हम राइजोबियम कल्चर का प्रयोग भी कर सकते हैं। 200 ग्राम का पैकेट आता है जो कि 10 किलो के लिए पर्याप्त रहता है, 10 किलो बीज के लिए। तो हम 5 से 10 ग्राम को हम लेकर के हम अपना 1 किलो बीज में हम उसको उपचार करके और छायादार जगह में उसको रख दें, छाया वाली जगह में रख दें। और रसायन को उसको साथ साथ ना मिलाएं, पहले हम रसायन से कर लें और फिर हम कुछ समय अवधि के बाद हम बायो फर्टिलाइज़र से जैव कल्चर से हम उसको उपचारित कर लें। इसके पश्चात आप फिर हमको बुआई करना है किसान भाइयों। बुआई हमको कतार से कतार की दूरी 40 से 60 सेंटीमीटर रखनी है किसान भाइयों। और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी हम इसको रखते हैं। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में बरबट्टी की फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक फलियों का उत्पादन मिले, इसके लिए आपको फसल में सिंचाई की उचित व्यवस्था तो करनी ही है, साथ ही साथ खरपतवारों के नियंत्रण पर भी ध्यान देना होगा। इसलिए आप सही समय पर इन कार्यों को जरूर करें। तो बरबट्टी की फसल की जो जड़ें होती हैं वो उथली होती हैं, तो हमको हल्की सिंचाई रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं उसमें देना है। आप स्प्रिंकलर भी चला सकते हैं जिसमें कि आपको पानी संतुलित मात्रा में मिल जाता है फसल को। और हल्की सिंचाई रखना है, चौथे, पाँचवें, छठे दिन पे आप इसमें पानी दे सकते हैं। भूमि को देखते हुए कि भूमि अगर हमारा या मौसम को देखते हुए हमें कुछ सिंचाई करनी रहती है। आगे बढ़ेंगे किसान भाइयों, मैं आपको बताऊँगा निदाई गुड़ाई। निदाई गुड़ाई हम शुरू में आप जब लगाएंगे बरबट्टी तो आप शुरू में एक पेंडामिथिलीन नाम की दवा आती है या फ्लोक्लोरिन नाम की दवा आती है, जिसका इस्तेमाल आप 2 लीटर दवा का इस्तेमाल आप 500 लीटर पानी में घोल करके आप करेंगे। ये आप बुआई के 2 से 3 दिन जब आपने कर दिए उसी समय आपको प्री इमरजेंस इसको हम कहते हैं, तब हमको इसको डालना है, जिससे कि ये खरपतवार को ख़त्म कर देता है। और 20 से 25 दिन जो शुरू की अवधि के रहते हैं उसमें किसी भी प्रकार के खरपतवार नहीं आते हैं। इसके बाद आपको जो 20 से 25 दिन की जब हो जाएगा आपका ये, तब तक तो नहीं आएंगे खरपतवार, लेकिन जब से ये आने लगेंगे धीरे धीरे तो आपको 2 से 3 बार हाथ से आपको निराई गुड़ाई करते रहना है। तो जैसे 60 दिन की हमारी 40 से 50 दिन की फसल होती है, इसमें फलियां आने लगती है तो हम इसको तोड़ सकते हैं। और अगर हम इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए उचित वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए यदि हम खेती करते तो आपको 50 निश्चित ही किसान भाइयों लाभ होगा। और 50 से लेकर के 80 कुंटल तक आप प्रति हेक्टेयर आपको बरबट्टी की फलियां प्राप्त होंगी। इसके अलावा 12 से 15 कुंटल आपको इसमें बीज भी प्राप्त होगा। और अगर हम चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो 50 कुंटल चारा जो है प्रति हेक्टेयर इससे प्राप्त होता है किसान भाइयों। बस यही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम करूंगा। नमस्कार किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पावर लिफ्टर सरस्वती आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हासिल की बड़ी उपलब्धि। इजिप्ट में आयोजित पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। 42 साल की उम्र में 100 किलोग्राम का उठाया वजन। मध्य प्रदेश में सांची दूध के बाद दूसरे प्रोडक्ट के भी बढ़े दाम। मीठी दही की कीमत में 3 रुपए का इजाफा। पनीर और पेड़े के दाम भी बढ़े। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है।
पिछले कुछ समय से खेती में काफी बदलाव हो रहे हैं। किसान पारंपरिक खेती छोड़ व्यावसायिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में किसानों के लिए रजनीगंधा की खेती भी एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है, क्योंकि बाजार में रजनीगंधा की खूब मांग है। आज बुके से लेकर शादी फंक्शन में इसका प्रयोग बहुत होता है। अगर आप भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर परमवीर सिंह। करेंगे रजनीगंधा की खेती कैसे करें। सबसे पहले रजनीगंधा के फ़ायदे, इससे क्या क्या फ़ायदे किसान भाई ले सकते हैं। तो रजनीगंधा की खेती करने से आप उसमें एक तो फूल जो आता है उस फूल को डायरेक्ट बेच सकते हैं, जिसको स्पाइक बोलते हैं। तो स्पाइक का रेट आपको 5 रुपये के हिसाब से मार्केट में बिकता है। उसके बाद अगर आप लूज फ्लावर भी उसका बेच सकते हैं और दूसरा माला बना के भी बेच सकता है। तत्पश्चात इसका अगर आपका फ्रेश फूल आप बेच नहीं पाते हैं तो आप इसका ऑयल एक्सट्रैक्शन, ऑयल निकाल कर भी इसको बेच सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपके पास और पैसा कमाने का साधन है तो इसका जो बल्ब है, बल्ब भी मार्केट में इसका बिकता है, तो आप बल्ब को बेचकर भी पैसा कमा सकते हैं। अब बात करेंगे हम इसका खेती कैसे करें। तो इसके लिए जो है आपका 25 से 35 डिग्री तापमान जो है वर्दी के लिए इसका उचित होता है। यानी कि जो तापमान है इसको नम और हॉट अब आपका तापमान की ज़रूरत होती है, जलवायु की ज़रूरत होती है। रजनीगंधा की खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन यह बलुई दोमट या दोमट मिट्टी में इसकी अच्छी उपज मिलती है। इसकी रोपाई कंद से की जाती है। इसकी खेती के लिए खेत की अच्छी तैयारी और जल निकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। रजनीगंधा के लिए जमीन का चुनाव करते समय 2 बातों पर विशेष ध्यान दें। पहला, खेत या क्यारी छायादार जगह पर न हो। दूसरा, खेत या क्यारी में जल निकास का उचित प्रबंध हो। फिर बात करते हैं खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी जैसे आप सभी फसलों में करते हैं, 2-3 जुताई करके खेत तैयार करते हैं। तो खेत में जब लास्ट जुताई कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमको अगर अवेलेबल है हमारे पास तो हम सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें 2 से 3 टन कम से कम डाल सकते हैं। तो इसमें किस्म लगाते टाइम ध्यान रखना है आपको, इसमें 3 तरह की होती हैं। एक होता है डबल टाइप, एक होता है सिंगल टाइप, एक होता है सेमी डबल टाइप। तो सिंगल टाइप जो होता है वो एकदम वाइट कलर के फ्लोरेट होते हैं और उसमें एक कतार में आपके फ्लोरेट्स यानी फूल जो आते हैं एक कतार में आते हैं। डबल में 2 कतार से ज़्यादा में आते हैं। और ये जो है ज़्यादातर डबल टाइप जो है आपका ये सजाने के काम कट फ्लावर के रूप में आते हैं। परंतु जो सिंगल टाइप का है वो आपका तेल निकालने के लिए भी उपयोगी होता है, तो उससे तेल निकाला जा सकता है। और इसमें किस्म की जब बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार की किस्में उपलब्ध हैं, जैसे प्रज्वल है, वैभव है, श्रीनगर है, रजत रेखा है, स्वर्ण रेखा है। ऐसी बहुत सारी विभिन्न संस्थानों से निकली हुई वेराइटीज़ हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अगर हम इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र देना है तो हमको केमिकल फर्टिलाइज़र देते समय ध्यान रखना है आपको 120 नाइट्रोजन, 100 और 100 पोटास और फास्फोरस देना है। तो ये जो फास्फोरस पोटास है वो खेत की तैयारी करते समय लास्ट जब तैयारी करते हैं खेत की जुताई उस टाइम दे देना है। और उसमें से नाइट्रोजन जो है वो आधा आपको यानी 120 में से आपको आपका 60 kg जो है उसी समय खेत की तैयारी के समय दे देना चाहिए। बाकी जो 60 kg बचता है आपका यूरिया यानी कि नाइट्रोजन उसको 2 स्प्लिट में देते हैं बाद में। तत्पश्चात हम इसका सिलेक्शन करते हैं। इसका जो बुआई है वो इसका बीज के रूप में इसका बल्ब काम में लेते हैं। तो जो बल्ब लेते हैं तो हमको ध्यान रखना है बल्ब का साइज जो है डायमीटर है उसका वो आपका 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। तो ऐसे बल्ब का चुनाव करेंगे। बल्ब का चुनाव करने के बाद आपको ध्यान रखना है उसका ट्रीटमेंट करना है। तो फंजीसाइड कोई भी है उससे आपको ट्रीटमेंट करने के बाद उसको थोड़ा सा सुखा लेना है। डायरेक्ट उसको खेत में नहीं लगाने देना है। लगाने से क्या होगा कि उसमें रोटिंग होने सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपको दवा देने के बाद फंजीसाइड देने के बाद उसको सुखाने के बाद ही खेत में लगाना है। साल भर फूल लेने के लिए प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर कंद रोपण भी
किया जा सकता है। कंद का आकार 2 सेंटीमीटर व्यास का या इससे बड़ा होना चाहिए। हमेशा स्वस्थ और ताजे कंद ही इस्तेमाल करें। कंद को उसके आकार और भूमि की संरचना के अनुसार 4-8 सेंटीमीटर की गहराई पर और 20 से 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 10 से 12 सेंटीमीटर कंद से कंद के बीच की दूरी पर रोपण करें। रोपण करते समय भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 1200 से 1500 किलोग्राम कंदों की आवश्यकता होती है। फिर इस तरह से हम उसको बल्ब को लगाने के बाद जैसे ही आपका स्प्राउटिंग हो जाता है 30 से 35 दिन बाद जो आपकी आधी मात्रा डोज बची हुई थी तो उसमें से 30 केजी आप 35 से 40 दिन के बाद स्प्राउटिंग के समय आप उसमें दे दें और जो बाकी मात्रा और आधी बच जाती है 30 केजी वो आप 60 से 65 दिन जब स्प्राउटिंग ये आपका स्पाइक निकलना स्टार्ट हो जाए उस टाइम उसमें दे देनी चाहिए। उसके बाद आपका आता है इसमें अर्थिंग अप। जैसे ही आपने लाइन से खेती लगाया है जो बल्ब को उसमें 35 से 40 दिन बाद अर्थिंग अप यानी कि मिट्टी चढ़ाना, जैसे आलू में मिट्टी चढ़ाते हैं उसी तरह से इसमें मिट्टी चढ़ा देते हैं, जिससे कि आपका एक तो नंबर ऑफ जो बल्ब्स बनेंगे वो ज़्यादा बनेंगे और दूसरा जो स्पाइक है उसको आपको सपोर्ट मिलेगा जिससे कि स्पाइक आपका नीचे गिरेगा नहीं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। पावर लिफ्टर सरस्वती आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हासिल की बड़ी उपलब्धि। इजिप्ट में आयोजित पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। 42 साल की उम्र में 100 किलोग्राम का उठाया वजन। मध्य प्रदेश में सांची दूध के बाद दूसरे प्रोडक्ट के भी बढ़े दाम। मीठी दही की कीमत में 3 रुपए का इजाफा। पनीर और पेड़े के दाम भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारतीय मौसम विभाग, पृथ्वी मंत्रालय, भारत सरकार, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा, जिला नर्मदापुरम को मौसम पूर्वानुमान केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी दिनों में हल्के बादल रहने और गर्जना के साथ बिजली, ओलावृष्टि और तेज हवा चलने के अनुमान हैं। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम पूर्वानुमान के आधार पर जिला नर्मदापुरम और इससे लगे हुए आसपास के जिले के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए गेहूं की फसल में बिजाती पौधों को निकालकर अलग करें। गेहूं की फसल में नियमित सिंचाई करते रहें। चने की फसल में इल्ली और माहू का प्रकोप देखा जा रहा है। इमामेक्टिन बेंजोएट दवा की 5 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इन दोनों कीटों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। इसके अलावा चने की फसल में टी आकार की खूंटियां भी लगा देना चाहिए। समय से बोई गई सरसों की फसल में 75% फलियां पीली पड़ने पर सरसों की कटाई करें। शरदकालीन गन्ना की फसल में निदाई गुड़ाई करते हुए इस समय सिंचाई करने के बाद नत्रजन की पहली मात्रा का प्रयोग करें।
गन्ने की फसल में रोग और कीटों की रोकथाम हेतु निरंतर निगरानी बनाए रखें। बैगन की फसल में रोग और कीटों की रोकथाम हेतु निरंतर निगरानी रखें और कीट रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर इनके नियंत्रण की उचित व्यवस्था करें। बैगन की फसल में नियमित निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। इसके अलावा फसल में सिंचाई करना भी जरूरी होता है। मिर्च की फसल में कीट और रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए आवश्यक दवाओं का छिड़काव करें। मिर्च की फसल की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए फसल में निदाई गुड़ाई के साथ साथ सिंचाई प्रबंधन करना भी जरूरी होता है। आम में मिलीबग कीट की रोकथाम के लिए आम के तने पर ग्रीस का प्रयोग करें। इसके अलावा फॉलीडॉल 250 ग्राम पौधे की दर से मिट्टी में उपयोग करें। पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य व दुग्ध उत्पादन के लिए चारे के साथ साथ 50 ग्राम नमक, 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु के हिसाब से देना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अपने पशुओं को छायादार स्थान पर रखें। पशुशाला में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते रहें। किसानों को सलाह दी जाती है कि पशुओं के शेड में साफ सफाई की व्यवस्था रखें। इसके अलावा अपने दुधारू पशुओं के लिए साफ पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई पीपीआर रोग की रोकथाम के लिए बकरियों में पीपीआर रोग का टीका लगवाएं। मुर्गीशाला की बिछाली गीले होने पर समय समय पर पलट दें। इसके अलावा बिछाली को सुखाने के लिए चूने का प्रयोग भी किया जा सकता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मंदार, जिला रतलाम के कृषक भरत पाटीदार ने। ये जीरे की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भरत पाटीदार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जीरा एक मसाले वाली मुख्य बीजीय फसल है। इसका उपयोग कई तरह के व्यंजनों में खुशबू उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसे खाने में कई तरह के उपयोग में लाया जाता है, जिसमें से कुछ लोग इसे पाउडर या भूनकर खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसका सेवन करने से पेट संबंधी कई तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। भारत में इसकी खेती सबसे अधिक राजस्थान और गुजरात राज्य में की जाती है। यहाँ पर पूरे देश का कुल 80% जीरा उत्पादित किया जाता है, जिसमें से 28% जीरे का उत्पादन अकेले राजस्थान राज्य में होता है और राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में कुल राज्य का 80% जीरा उत्पादित होता है। लेकिन अपने राज्य की औसत उपज पड़ोसी राज्य की अपेक्षा कम है, जिसका प्रमुख कारण फसल में लगने वाले कीट और रोग हैं, जिनका समय पर नियंत्रण न करने पर किसान भाइयों को कम उपज की प्राप्ति होती है। इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं जीरे की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट और रोग की। तो जीरे की फसल में जिस कीट का प्रकोप अधिक देखने में आता है वो है माहू, जिसे हमारे कुछ किसान भाई मोयला, चैंपा जैसे नामों से जानते हैं। इस कीट का सबसे अधिक प्रकोप फूल आने की अवस्था पर होता है और ये कीट पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फसल से मिलने वाली उपज और उसकी गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ता है, जिस कारण किसान भाइयों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए आप नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे।
लेकिन यदि आपकी फसल में इस कीट का प्रकोप ज्यादा देखने में आ रहा है तो फिर आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 0.5 लीटर मात्रा प्रति लीटर पानी या एसीफेट की 750 ग्राम मात्रा 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर फसल पर छिड़काव कर दें और आवश्यकता पड़ने पर 10 से 15 दिन बाद दूसरा छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं रोग नियंत्रण की। तो जीरा की फसल को जिस रोग से अधिक नुकसान होता है वो है झुलसा रोग। ये एक कवक जनित रोग है जिसका प्रकोप फसल में पुष्पन शुरू होने के बाद अगर आकाश में बादल छाए हो और नमी बढ़ जाए तब इस रोग के फसल में आने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इस रोग में पौधों की पत्तियों और तनों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और पौधों के सिरे झुके से नजर आते हैं। इसके अलावा रोग की उग्र अवस्था में रोगी पत्तियां झुलसी हुई दिखाई देती हैं। किसान भाइयों, रोग ग्रसित पौधों में या तो बीज बनते ही नहीं हैं और बनते भी हैं तो छोटे और सिकड़े हुए होते हैं। इस रोग के अधिक प्रकोप की स्थिति में पूरी फसल झुलसकर मर जाती है। अनुकूल वातावरण होने पर ये रोग इतनी तेजी से फैलता है कि फसल को बचाना लगभग मुश्किल हो जाता है। इसलिए मौसम के बदलाव आते ही बीमारी के आने की संभावना होने पर दवा का छिड़काव करके फसल को बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, इस रोग के नियंत्रण के लिए मेन्कोजेब 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पा लेंगे। इस तरह किसान भाइयों, आप यदि इन बताए गए फसल सुरक्षा उपायों को अपनाते हैं तो आप अपनी फसल को कीट रोग मुक्त रखते हुए फसल से अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार ले सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। पावर लिफ्टर सरस्वती आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हासिल की बड़ी उपलब्धि।